नमस्कार, मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके ही YouTube चैनल वेवन विद हरिओम में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत के बारे में, वो भी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। हम सारणी और रेखाचित्र दोनों की सहायता से हम लोग इस आपको समझेंगे। साथ ही साथ इसको यह भी देखेंगे कि यह किन मान्यताओं पर आधारित है, इसको कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है। इन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर देखा जाए, एक साधारण रूप में अगर इसे देखा जाए तो उपभोक्ता बचत क्या है? तो उपभोक्ता बचत क्या है कि कोई उपभोक्ता, कोई बायर या क्रेता जो मूल्य पहले देने के लिए तत्पर होता है किसी चीज के लिए, और वास्तव में वो जो देता है, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आप क्या हो, आप जो है थार मरुस्थल गए हो, मरुस्थलीय इलाका में आप गए हो, वहां आपको बहुत तेज प्यास लगी है। अब आपको लग रहा है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो आपने सोचा कि अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, ठीक है, तो मैं 100 रुपए या 1000 रुपए देने तक के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जान है तो जहान है। अब आप 1000 रुपए जो एक गिलास पानी के लिए देने के लिए तैयार हैं, और तब तक आपको एक दुकान दिख जाती है और वहीं उसी जगह पर एक बोतल पानी आपको मिल गया, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। तो आपने कितना सोचा? 1000 देने के लिए, मिला कितने में? 100 रुपए में। इस प्रकार आपका जो है 900 रुपए क्या हो गया? जो बचत हुआ, इसे कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। मतलब किसी विशेष दशा में एक व्यक्ति द्वारा चुकाने की जो इच्छा रखी जाती है और वास्तव में जो चुकाया जाता है, उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, उपभोक्ता बचत कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांस के अर्थशास्त्री थे ड्यूपिट। ड्यूपिट जी ने जो है इसको सबसे पहले इस अवधारणा को लेके आए थे, कंज्यूमर सरप्लस को। लेकिन इसे वैज्ञानिक अप्रोच किसने लिया? वो थे मार्शल। इसलिए जब भी कभी ऑप्शन में आए कि ड्यूपिट ना हो तो मार्शल आप मार दीजिएगा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे किसने जो है, इस कंसेप्ट को कौन लेके जो है आया है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट ड्यूपिट। क्लियर हो गया? अब इसी को मॉडर्न अप्रोच के साथ जो प्रस्तुत किया वो थे आपके हिग्स महोदय। उन्होंने उदासीनता वक्र, या इसे हम तटस्थता वक्र या इंफीरियर कर्व बोलते हैं, उनकी सहायता से इसे क्या किया? उन्होंने प्रस्तुत किया। हम आपको बाइलिंगुअल इसको पूरा दिखाएंगे, जैसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक एक करके हम इसको और आगे से अब सुव्यवस्थित देख लेते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, किसी वस्तु की उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तत्पर रहता है तथा जो मूल्य वास्तव में देता है, दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। दोनों का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। इस प्रकार यह अतिरिक्त संतोष मतलब एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिला, 1000 रुपए का संतुष्टि मिली उस बोतल के पानी को पीने के बाद, और आपने पे वास्तव में कितने किया? 100 रुपए। तो 900 रुपए का जो अतिरिक्त संतोष मिला, वही अतिरिक्त संतोष ही क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता बचत है। समझ में आ रहा है? अगर कहीं डाउट्स बने तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक लाइन में समझा जाए उपभोक्ता बचत क्या है, तो उपभोक्ता जो देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो देता है, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता बचत कहलाता है। आगे इसी चीज को देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये अतिरिक्त संतोष का क्या है? जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको इकोनॉमिकली मेजर कर देना, आर्थिक रूप दे देना ही क्या कहलाता है? आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसे इंग्लिश में देख लीजिए, द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच ही वुड बी विलिंग टू पे, मतलब जो पे करना चाहता है, rather than go without think over, मतलब किसी वस्तु से विरह रहने, मतलब उस वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कुछ भी देने के लिए वो तैयार होता है,
ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे, और जो वास्तव में भुगतान करता है, इज द इकोनॉमिक मेजर ऑफ द सरप्लस सेटिस्फैक्शन, यह अतिरिक्त संतोष ही क्या कहलाता है, आपका एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, यही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसकी अवधारणा को सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इसे सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने, किसने, ड्यूपिट ने क्या किया था, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, ड्यूपिट महोदय ने प्रस्तुत किया। कहां के थे ये, फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इसका लेकिन साइंटिफिक अप्रोच जो था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिक विवेचना जो किया, वो प्रोफेसर मार्शल ने किया। किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने इसका वैज्ञानिक विवेचना किया। और आगे चल करके प्रोफेसर हिक्स, HICKS, प्रोफेसर JR हिक्स ने क्या किया, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता बचत को प्रस्तुत किया। ये जो हिक्स महोदय हैं, तो इनकी भी अवधारणा पूछा जाता है, हिक्स उपभोक्ता बचत से आप क्या समझते हो। तो हिक्स ने उदासीनता वक्र के द्वारा इस उपभोक्ता बचत को प्रस्तुत किया है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो तीन बातें यहां से निकल के आई। क्या निकल के आई, सबसे पहले किसने इसको इस कंसेप्ट को कौन लेके आया, तो प्रोफेसर ड्यूपिट महोदय ने लेके आया, ठीक है। उसके बाद ड्यूपिट के बाद इसका साइंटिफिक किसने एक्सप्लेन किया इसको, तो मार्शल महोदय ने। और इसका जो मॉडर्न अप्रोच लेके आए, उदासीनता या तटस्थता वक्र के साथ जो इसको लेकर के आए, वो प्रोफेसर हिक्स थे। कौन थे, प्रोफेसर हिक्स इसे लेकर के आए। इस प्रकार तीनों बात समझ में आ गई। ये जो मॉडर्न जो है इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उपभोक्ता बचत को और किस नाम से जाना, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो उसे क्रेता बचत के नाम से जाना जाता है। किसके बचत के नाम से जाना जाता है, क्रेता बचत। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे क्या कहते हैं, क्रेता बचत के नाम, क्रेता बचत कहते हैं, बायर सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बायर सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायर्स सरप्लस बोलते हैं, क्रेता की बचत कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा उपभोक्ता बचत क्या है। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं नॉर्मल कंसेप्ट पे, वो हमने आपको बता दिया। अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसके डायग्राम और इसके टेबल पे। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, यहां देखिए आप लोग, तो ये यूनिट वाला कॉलम है आपको, मतलब पेन की इकाई। मान लीजिए जब एक व्यक्ति है कोई, वो एक पेन खरीदना चाहता है, उसके लिए वो 10 रुपए देने के लिए तैयार है। एक पेन खरीदने के लिए वो कितना रुपए देने के लिए तैयार है, 10 रुपए देने के लिए तैयार है, जबकि उस पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है। इस प्रकार उसकी बचत कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई, ठीक है। उसकी बचत कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। जो एक यूनिट पेन का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, मतलब जो वास्तव में करना चाहता है वो कितना है, 10, और जो एक्चुअल में करता है वो 5। इस प्रकार कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, 10 - 5 = 5। यही तो हमने कहा था, जो वास्तव में वो देने के लिए तैयार होता है और जो देता है, जो देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो चुकाता है या देता है, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, उपभोक्ता बचत के नाम से जाना जाता है। 10 - 5 = 5। अब मान लेते हैं दूसरे पेन के लिए वही व्यक्ति, दूसरे पेन के लिए वो व्यक्ति 9 रुपए देने के लिए तैयार है और वास्तव में कीमत तो 5 रुपए ही है। इस प्रकार उसको बचत कितना हुआ, 4 रुपए हुआ। ऐसे तीसरे पेन की बात किया जाए, तीसरे पेन के लिए वो 8 रुपए देने के लिए तैयार है, जबकि मूल्य कितना, वही 5 रुपया, और उसका बचत कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। और चौथा पेन के लिए वो कितना देने के लिए तैयार है, फोर्थ पेन की अगर बात किया जाए तो 7 रुपए तैयार है और 5 रुपए देता है। इस प्रकार कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। पांचवें पेन के लिए वो 6 रुपए देने के लिए तैयार है, जबकि मूल्य कितना है, 5 रुपए है। इस प्रकार कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। जबकि छठे पेन के लिए वो एडिशनल अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं, मतलब 5 रुपए के पेन के लिए 5 रुपए ही वो देने के लिए तैयार है। इस प्रकार जो है यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब संतुष्टि की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो है क्या हो जाता है, कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू 0 होने लगती है, 0 होने लगती है। यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट्स तो नहीं बन रहा है। चलिए, अगर डाउट्स बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास
करेंगे। ये तो हो गया आपका टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल। मैंने टेबल बना दिया 6 पेन, इसमें 6 यूनिट के लिए जो है एक व्यक्ति देने के लिए कितना तैयार है, 45 रुपया देने के लिए तैयार है। वास्तव में कितना पे करता है, 30 रुपया। इस प्रकार बचाता कितना है, 15 रुपया। उसकी जो कंज्यूमर सरप्लस है 15 रुपया है। एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 30 रुपया है। एस्टिमेटेड एक्सपेंस मतलब वो जितना चुकाना चाहता है वो 45 है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पेन की जो है वो कितना है, 6 यूनिट पेन की बात यहाँ किया गया है। ये हो गया आपका टेबल। अब इसी टेबल की सहायता से हम क्या बनाते हैं, डायग्राम सेट करते हैं। इसी टेबल की सहायता से हम लोग डायग्राम सेट करते हैं। तो देखिए अब पहले पेन के लिए वो कितना, एक पेन है, यहाँ पर ये एक पेन के लिए वो 10 रुपए देने के लिए तैयार है। एक पेन के लिए वो कितना रुपया देने के लिए तैयार है, यहां से यहां तक 10 रुपए देने के लिए तैयार है। और वास्तव में देता कितना है, वास्तव में जो चुकाई गई राशि है वो कितनी है, तो वास्तव में चुकाई गई जो राशि है वो ये है 5 रुपया। वो वास्तव चुकाई गई राशि कितना है, 5 रुपया है, जिसे दिखा गया है एक्चुअल एक्सपेंस लाइन, जो वास्तव में चुकाता है। इस प्रकार बचत कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 खाना मतलब 5 रुपए के बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। यहाँ तक एक्सपेंस हुआ। और ये जो पूरा ऐसे जहाँ पे भरा हुआ जो बॉक्स है उसे कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ देखिए हमने दिखाया भी है, जो भरा हुआ जितना बॉक्स है उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। और जो खाली है वो, ये जो खाली वाला जो बॉक्स है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंज्यूमर एक्सपेंस। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 5 रुपए तक एक्सपेंस करता है। ये एक्सपेंडिचर वाला लाइन है, एक्सपेंस का लाइन है, तो 5 रुपए एक्सपेंस करता है। और सेटिस्फैक्शन कितने की मिला है, 10 के बराबर। तो इस प्रकार 5 खाने आप देखिए, 5 खाने आपके क्या है, ये 5 के 5 खाने क्या है आपके कंज्यूमर सरप्लस के हैं। अब चलिए दूसरे के लिए उस कितना चुकाता है, तो 9 रुपए चुकाता है। और एक्सपेंस कितना किया है, 9 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और चुकाया कितना है, वही 5 रुपया। इस प्रकार अब की बार कितने खाने का, 1 2 3 4, मतलब 4 खाना अर्थात 4 रुपए की क्या होती है, बचत होती है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे जो है यूनिट की बात करें, तो तीसरे यूनिट में भी वो कितना रुपए चुका रहा है, 5 रुपए चुका रहा है। और सेटिस्फैक्शन 8 के बराबर मिल रहा है। तो देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स के बराबर उसको क्या मिल रहा है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसे ही क्या कहेंगे, उपभोक्ता बचत के नाम से जानेंगे। जबकि चौथे के लिए उसको सेटिस्फैक्शन 6 यूनिट के बराबर, 7 यूनिट के बराबर मिल रहा है। और चुका कितना रहा है, 5। इस प्रकार से 2 यूनिट के बराबर क्या हो रहा है उसे, 2 रुपए के बराबर क्या हो रहा है उसे, एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये एडिशनल सेटिस्फैक्शन ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, उपभोक्ता बचत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से 5वें यूनिट का उपभोग करता है, 5वें यूनिट का उपभोग करता है। और कुल उसे जो है सेटिस्फैक्शन 6 यूनिट के बराबर मिल रहा है, 6 रुपए के बराबर मिल रहा है। और चुकाया कितना है, 5 रुपए। इस प्रकार यहाँ पर उपभोक्ता बचत कितना हो गया, यहाँ पर उपभोक्ता बचत जो होता है सिर्फ 1 रुपए के बराबर हो रहा है। जैसा कि टेबल में भी स्पष्ट था। यहाँ देखिए 5वें यूनिट के लिए कितना हुआ था, 1 रुपए हुआ था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वें यूनिट की बात किया जाए, 6वें यूनिट में भी चुकाता कितना है, 5 रुपए। और सेटिस्फैक्शन भी कितने का मिल रहा है, 5 रुपए के बराबर ही मिल रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पर कोई जो है सरप्लस नहीं मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता बचत नहीं हो रहा है। अगर शायद इसके और आगे जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है। इसके नीचे जाने के बाद क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बता दिया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और यहाँ पे एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ टेबल, टेबल की सहायता से भी बता दिया इस चीज को। और हमने किसकी सहायता से बता दिया, और हमने डायग्राम की सहायता से बताया। अब हम इसकी कुछ मान्यताएं हैं, तो इसको कुछ आलोचना किया जाता है, इसके क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। इसकी आलोचना कई जो है शास्त्री करते हैं, अब किन आधारों पे करते हैं इसकी आलोचना। तो इसकी आलोचना पहला की जाती है जो ये उपयोगिता है ये मापनी ही नहीं है। किसी वस्तु का एक्चुअली होता क्या है
कि जब हमें कोई चीज नहीं मिली होती है तो उसका जो उपयोगिता होता है वो इंटरनल फीलिंग होती है, और मिल जाने के बाद वो इंटरनल फीलिंग थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। थोड़ी देर तक तो समझ में आता है लेकिन उसके बाद वो समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट मापा ही नहीं जा सकता है। ये इंटरनल फीलिंग है, इसको मापा नहीं जा सकता है। और जबकि यहाँ पर रुपए में उसे व्यक्त किया गया है तो कई अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं, खास करके मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं यूनिट्स इज नॉट यूनिट्स, यहाँ पे कर लीजिए यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी क्या कर देंगे, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, उपयोगिता मापनीय ही नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, उपयोगिता मापनीय नहीं है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर न रहना। इस कंसेप्ट में यह माना गया है कि जो मुद्रा का आंतरिक मूल्य है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जबकि वास्तविकता में मुद्रा का मूल्य फ्लैक्चुएट होता रहता है, मुद्रा का मूल्य स्वयं घटता बढ़ता रहता है। ऐसी दशा में कैसे निर्धारित किया जा सकता है उपभोक्ता बचत। कहने का मतलब है कि ये मार्कर मान लो कि पिछले साल 10 रुपए का मिल रहा था, आज यही मार्कर 15 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा का मूल्य जो है 5 रुपए से घट गया, मनी की वैल्यू 5 रुपए घट गई। कल जो चीज 10 रुपए में मिल जा रही थी आज 15 रुपए मिल रही, इसका मतलब 5 रुपए मुद्रा का मूल्य घट गया। उसी वस्तु के लिए हमें 5 रुपए और चुकाना पड़ रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि मुद्रा का मूल्य स्वयं स्थिर नहीं रहता है, तो उपभोक्ता बचत को हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कई अर्थशास्त्री इस आधार पे भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट स्टेबल। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो स्टेबल ही नहीं है, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके आधार पे जो है ये कहते हैं कि ये सिद्धांत ही सही नहीं है। आगे कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है ये मान्यताओं पर आधारित है, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। कुछ मान्यताओं पे आधारित है, जो सर्टेन असम्पशंस हैं, जो है कुछ आधारभूत जो इसके मान्यताएं हैं ये मान्यताओं पर आधारित हैं। और मान्यताएं क्या होती हैं, ये जो मान्यताएं हैं वो साइंटिफिक अप्रोच पर खरी नहीं उतर रही हैं, अतः यह पूरी की पूरी अवधारणा ही क्या है, सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चीज के पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। अगर इसका सही से उपयोग किया जाए तो इसका उपयोग आज भी है, वर्तमान दशा में भी है, और इसका उपयोग आज भी हो रहा है, इसका उपयोग आज भी हो रहा है। हाँ, उसके कई लेवल होते हैं, कई स्तर होते हैं, समय के साथ इसके लेवल चेंज हो जाते हैं, समय के साथ इसका यूज अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसका यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह अवधारणा आज बेकार हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आशा करते हैं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत अगर आपको बनती है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।